व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस वीडियो में हम एनबीएफसी सेक्टर को डिटेल में समझेंगे। एनबीएफसी सेक्टर के अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप्स ऑफ लेंडिंग होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि इट इज़ लाइक अ बिजनेस विच इज़ वेरी सिमिलर टू बैंकिंग। ऐसे देखा जाए तो बीएफएसआई सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसी भी कंपनीज आती है। एंड देन यू ऑल्सो हैव एनबीएफसीज। सो एनबीएफसी को बैंकिंग से अलग कर देते हैं। तो अभी आज से हम एनबीएफसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज, जिनको बेसिक भी नहीं पता है उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई डिफरेंस क्या है एक बैंक में और एनबीएफसी में, अगर हम उसको सेम कैटेगरी में टू अ सर्टेन एक्सटेंट देखते हैं, बिकॉज दोनों भी लेंडिंग स्पेस में। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? सो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड एनबीएफसी इज कि बैंकिंग में आपको डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट करती है, बैंक आपके लिए चेक्स इशू करती है, और ऐसे सर्विसेज जो एनबीएफसी पर्सनल क्लाइंट को नहीं दे सकता, उसके लिए आपके लिए बैंक है। अब बेसिकली एनबीएफसी के अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर आपके क्रेडिट स्कोर अप टू द मार्क नहीं है और वहां पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है आपके प्रोफाइल में, फिर भी आपको एनबीएफसी लोन दे देगा, लेकिन बैंक लोन नहीं देगी। तो मतलब जिन कैटेगरीज, जिन इंडिविजुअल्स डिमांड को बैंक केटर नहीं कर पा रही है, वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके एनबीएफसी वहां पर जाके डिमांड फुलफिल कर रहा है, वहां पर लेंडिंग कर रहा है, लोन दे रहा है। अब बैंक को थोड़ा सस्ता पड़ता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि बैंक के पास में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट मतलब कासा के थ्रू वो पैसे आसानी से रेज कर पाते हैं। लेकिन एनबीएफसी के साथ में वो केस नहीं है, इसलिए बैंक्स भी एनबीएफसी को पैसे लेंड करती है सो दैट दे कैन फर्दर लेंड, और उसके लिए वो उनको अपना इंटरेस्ट मिल जाता है एंड हायर यील्ड्स कमा के एनबीएफसी को भी अपने पैसे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी का जो आपका वेटेज है वो किस तरीके से रिड्यूस हुआ है। बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे 5.2% से इट वेंट अप टिल 9.7% एंड पीक्ड आउट इन मार्च 2023। उसके बाद में आप देखोगे डिक्लाइन हुआ है नंबर 9.4% एंड देन 9%. So this was majorly due to RBI changes in the policy. So now what has happened is RBI ने थोड़ा strict regulations लेके आए NBFCs के ऊपर एंड बैंक के ऊपर, कि बैंक की जो lending है NBFCs में उसमें continuously increment देखने मिल रहा था. So that is forming a part of risk. और वहां पर रिस्क वेटेज को कंट्रोल करने के लिए नाउ आरबीआई हैज मेंटेन दिस रेगुलेटरी कैप, और इसलिए इस वजह से अब रिस्क कैप जो लगा है उसके वजह से अब नाउ एनबीएफसीज भी अदर कैपिटल मार्केट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से पैसा रेज करेंगे। सो बेसिकली वहां पर जो बैंक के थ्रू जो फ्लो चल रहा था उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया, और आरबीआई ने ये चीज बैंक्स के ऊपर भी करी। मतलब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का प्रॉब्लम जो एचडीएफसी बैंक के साथ में हुआ, जिसके वजह से एचडीएफसी बैंक पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रेगुलेटरी चेंजेस, जिसके वजह से प्राइवेट बैंक्स में भी थोड़ा सा टेंशन हमें एचडीएफसी और कोटक वगैरह में देखने मिला। लेकिन एज पर रिसेंट अपडेट जो अभी नए आरबीआई गवर्नर आए हैं, उसके अलावा जो रिसेंट में रेट कट साइकिल भी शुरू हुआ, उसके चलते आपके आरबीआई हैज ऑलरेडी रिस्टोर्ड योर रिस्क वेटेज to the earlier levels of February 2025 effective April 2025. So there is a revival in the bank credit to NBFC and it is anticipated कि FY26 फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर से आपको अच्छा रिकवरी देखने मिल सकता है। अब ये बहुत ध्यान से देखिए कि इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपको बताता हूँ। एनबीएफसी क्रेडिट ग्रोथ आउटपेस बैंक क्रेडिट ग्रोथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि विल टेक अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। जैसे आप देख सकते हैं जो येलो लाइन है दैट बिलोंग्स टू योर बैंक्स और ग्रीन लाइन बिलोंग्स टू योर एनबीएफसीज। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008-2009 में आपका क्रेडिट जो ग्रोथ है वो कितनी जल्दी से गिरा, और जब गिरा तो उस पर बैंक पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा एंड एनबीएफसी पे भी पड़ा। लेकिन एनबीएफसी का जो आपका ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ, वो हमेशा थोड़ा ऊपर रहेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू योर बैंक, क्योंकि बैंक को लोअर रेट्स पे पैसे इजीली मिलते हैं और वो लोअर रेट्स पे सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लेंडिंग करते हैं। बिकॉज बैंक के लिए तो जैसा है कि लेंडिंग का बिजनेस इज द कोर बिजनेस, बिकॉज लेंडिंग जो है उनके लिए एक एसेट है, बिकॉज अच्छी क्वालिटी का लेंडिंग करेंगे तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट इनकम आएगी। जो डिपॉजिट हम और आप पैसा दे के आ रहे हैं बैंक के पास में, वो हमारे लिए एसेट है, बिकॉज हम कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बैंक के लिए लाइबिलिटी है, बिकॉज उनको हमें चुकाना है, राइट। सो बेसिकली इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने मिलती है, जैसे टेपर टैंड्रम हो गया, यहाँ पर बहुत सारे एफआईएस ने पैसा निकाल लिया 2014 जो इलेक्शन से पहले। नाउ कम्स द थर्ड इवेंट विच वाज योर डीमोनेटाइजेशन। तो अब डीमोनेटाइजेशन में आप क्लियरली देख सकते हो क्रेडिट ग्रोथ फॉर बैंक्स इट केम डाउन टू 4%, वेयरएल्स एनबीएफसी में 19% के आसपास स्टैग्नेंट रहा। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज पहले दोनों इवेंट्स में तो ऐसा नहीं हुआ।
सो यहाँ पर इसलिए हुआ बिकॉज पूरा जो इकोनॉमी में जो रोलिंग था पैसे का, कैश का, वो बंद हो गया और पैसा कॉर्नर हो गया बैंक्स के पास, राइट। बैंक के पास में पैसा कॉर्नर हो गया। अब इसके अलावा एनबीएफसी, बिकॉज वो टाइम पे आपने देखा होगा काफी सारी कंपनीज का जो लोन बुक है वो भी एक्सपांड हुआ तेजी से, बहुत सारे लोगों ने लोन लिए और आने वाले टाइम में लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देयर माइट बी अ नंबर ऑफ डिफॉल्ट, मतलब एनपीए का जो साइकिल है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है बिकॉज ऐसे भी लोन्स लिए होंगे लोगों ने जो बाद में वो रीपे ना कर पाए, राइट। सो बेसिकली आसानी से पैसे मिल पाना एनबीएफसी में इट्स बिट मोर इजी, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको कॉन्टेक्स्ट में बताया, राइट। सो बेसिकली वहां पर आप देख सकते हो और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह भी काफी ज्यादा इंकरेज किए वो टाइम पे, और इसलिए आप एनबीएफसी में देखोगे ग्रोथ अच्छी थी। उसके बाद आप देखोगे आईएलएनएफएस कोविड के टाइम पे भी क्रेडिट ग्रोथ जो है वो एनबीएफसी के लिए बहुत तेजी से गिरा बिकॉज आईएलएनएफएस के टाइम साथ में डीएचएफएल जैसे क्राइसिस भी हुए जहां पर काफी सारी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है और काफी सारी कॉर्पोरेट कंपनीज में भी डिफॉल्ट्स हुए, और इसलिए भी यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत तेजी से भी जो बैंक का क्रेडिट है उसका भी गिरा है रेशियो क्रेडिट ग्रोथ का, और एनबीएफसी के लिए भी बहुत तेजी से गिरा और काफ़ी सारे डिफॉल्ट्स भी हुए टाइम पे। उसके बाद में ग्लोबल इकोनॉमी का जो एक डाउनटर्न हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, उसमें वापस से ऊपर गया। फिर नाउ एट दिस करंट टाइम्स आप देख सकते हो बैंक में भी क्रेडिट ग्रोथ नीचे गई और एनबीएफसी में भी नीचे गई। अब क्योंकि पिछले 2 साल से पोस्ट यूक्रेन रशिया इन्फ्लेशन भी काफ़ी ट्रिगर हुआ पूरे दुनिया भर में, उसके लिए हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े। अब इंटरेस्ट रेट साइकिल वापस रिवर्स होके इंटरेस्ट रेट कट होने लग गए, इसलिए आप देखोगे कि यहाँ से आने वाले 1-2 क्वार्टर में थोड़े से निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन वगैरह इंप्रोवाइज होने के एक्सपेक्टेशंस है काफ़ी सारे बैंक्स के और एनबीएफसी के। सो अब हम चलते हैं एनबीएफसी सेक्टर में, थोड़ा डीप डाइव करते हैं जहां पर अलग अलग कैटेगरीज के बारे में हम जानेंगे और थोड़ा मैं आपको रैशनल्स भी बताऊंगा बिकॉज एवरी कैटेगरी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैटेगरी। सो 360 इन्वेस्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, सो बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट इन लास्ट 10 ईयर्स जो मेरा एक्सपीरियंस है, सो मैं यहाँ पर आपको बेस्ट रिसर्च डिलीवर करना चाहता हूँ और इसलिए हमने फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है। सो अगर आप टिप के पीछे भाग के अपना टाइम और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हो, रिसर्च फॉलो करना चाहते हो, देन 360 इन्वेस्टिंग इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। अब एनबीएफसी सेक्टर में भी 3-4 अलग अलग कैटेगरीज होती है। थोड़ा प्रेफर्ड या थोड़ा प्रीमियम डिमांड करता है जो सेगमेंट, दैट इज योर डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी, जिसमें आपका चोला फाइनेंस आ जाता है, बजाज फाइनेंस आता है, हीरो फिनकॉर्प हो गया, कैप्री ग्लोबल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल जिसका रिसेंट में आईपीओ आया था, आदित्य बिरला ग्रुप आता है, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग। सो बेसिकली लॉट ऑफ कंपनीज, एलएनटी फाइनेंस एंड ऑल, ये सब आपका आती है डाइवर्सिफाइड क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरीज को लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा एक और आता है विच इज योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अब इसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आ जाता है, रेपको होम फाइनेंस, कैनफिन होम्स देखा रहेगा आपने, सुना रहेगा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आईएफएल, देन यू हैव जीआईसी हाउसिंग, देन यू हैव बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो यार लॉट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट कंपनीज इन दिस कैटेगरी विच इज योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग साइकिल होता है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग एक सेगमेंट है जिसमें बहुत साइक्लिकल मूवमेंट्स होते हैं, दैट इज योर माइक्रो फाइनेंस। सो माइक्रो फाइनेंस में क्रेडिट एक्सेस आ जाता है, स्पंदना स्मूर्ति आ जाता है, अरमान फाइनेंस आ जाता है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज जिसके साइकिल, एमिनम फाइनेंस भी उसमें से एक है। अब इन कंपनीज का आप जो मोमेंटम देखोगे ना, बहुत तेजी से मोमेंटम आएगा जब फेवरेबल साइकिल आएगी, और जब खराब साइकिल आएगा तो बहुत तेजी से डी रेटिंग भी होगा, स्टॉक में बहुत नीचे भी जाएंगे। तो हमने रिसेंट में भी देखा कि क्रेडिट एक्सेस आपका 1600-1700 के आसपास से फिर डायरेक्टली नीचे 1000 रुपीज, 900 रुपीज तक भी आ गया था। So such kind of fall you will always see in microfinance space. Then we have one more category which is your gold loan, that is your मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम, दो अच्छे बड़े प्लेयर्स हैं वहाँ पर, कोई मेजर प्लेयर्स नहीं है। सो बेसिकली मुथूट फाइनेंस हैंड्स डाउन इज अ वेरी गुड कंपनी जब व्हेन इट कम्स टू गोल्ड लोन। एंड एक और है एनबीएफसी कार्ड्स में, दैट इज ओनली लिस्टेड कंपनी, दैट इज एसबीआई कार्ड्स। सो ये बेसिकली पूरा एक बकेट बन जाता है एनबीएफसीज का। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज होती है इसके अंदर। अब एक शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं हम पूरी इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस शीट ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री FY25 रिजल्ट्स को देखते हुए पूरा, मतलब अगर आप देखोगे
सो 28.2 लाख करोड़ के आसपास है, 20% जंप है वहाँ पर। इनफैक्ट टोटल इनकम में भी 20% राइज है वाई एंड वाई, विच इज एट 3.7 लाख करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम इज एट 1.7 लाख करोड़ एंड पैट इज 0.7 लाख करोड़, जिस पे 10% ग्रोथ है वाई एंड वाई बेसिस पे। नाउ इफ यू सी निम्स, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो आपको पता होगा कि काफी सारी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट हुए। इनफैक्ट एनबीएफसी और बैंकिंग में सिमिलर ट्रेंड देखने मिला। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कट हो गए, आने वाले 1-2 क्वार्टर में हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए निम्स आपको ऑन द बेसिस ऑफ FY25 स्लाइट थोड़ा सा डाउन दिखा। वेरएल्स अगर आप ग्रॉस एनपीए देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट फ्लैट है। सो हियर ऑल्सो यू कैन विटनेस दिस, निम्स जो आपका है नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो कैसे स्टेबल रहे हैं बोथ फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज, एंड ऑल्सो योर कॉस्ट इनकम रेशियो इज नाउ स्टार्ट टू रिवाइव, और वहाँ पर थोड़ा बेटर हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर बैंक्स में भी फ्रॉम 49.6% इट हैज गॉन डाउन टू 48.6%, यहाँ पर भी 36.7% से 36.2% इन केस ऑफ एनबीएफसी। So asset quality being one of the most important parameter when it comes to lending business, understanding lending business, तो यहाँ पर हम net NPA और gross NPA को भी देखते हैं, वो भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट स्टेबल है both for NBFCs and for banks, whereas credit cost NBFCs के थोड़े बड़े हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी RBI के रेगुलेशंस के चलते, जो आपका रिस्क का कैप लगाया था राइट, उसके चलते। लेकिन अब वो जैसे वो रिकवरी ऑलरेडी आएगी वहाँ पर, सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। सो क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे, और इनफैक्ट जो आपका लोन बुक है एंड आपका क्रेडिट ग्रोथ है वो भी आने वाले टाइम में देखने मिल सकती है। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू लोन बुक ग्रोथ इन एनबीएफसीज, आप ये देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज में किस तरीके से कौन से बुक में ग्रोथ देखने मिली है। फर्स्ट केस में आप यहाँ देख सकते हो HFC विच इज योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बेसिकली 2 साल में कोई मेजर ग्रोथ नहीं देखने मिला। डाइवर्सिफाइड में इनफैक्ट योर लोन बुक हैज डिटोरिएटेड, सो बेसिकली 31 से 23 पे गिर के आ गए हैं, और इसलिए आप देखोगे पिछले 2 साल में बजाज फाइनेंस वगैरह में कोई भी मेजर ग्रोथ आपको देखने नहीं मिली, और नए वर्टिकल्स में एंटर कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ जैसे पास्ट में बजाज फाइनेंस में आती थी दैट इज मिसिंग। इनफैक्ट वैल्यूएशंस भी थोड़े से एक्सटेंडेड है, मतलब पहले भी एक्सटेंडेड थे, अब थोड़े से फिर भी फेवरेबल हो गए, बट अभी भी ग्रोथ ड्राइवर्स आई थिंक इज मिसिंग फॉर एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस, और शायद इसलिए भी यहाँ पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में मेजरली आपको लोन बुक में ग्रोथ नहीं देखने मिली। एक गोल्ड एक स्पेसिफिक कैटेगरी जहाँ पर बहुत तेजी से लोन बुक में ग्रोथ देखने मिली, बिकॉज गोल्ड हैज ऑलरेडी रैलीड इन लास्ट 2 years। तो आप ये थंब रूल समझ लो कि जब भी गोल्ड अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत अच्छे से मोमेंटम देगा, स्मूथ मोमेंटम देगा, वो टाइम पे आपके मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम अच्छा करेंगे। और आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हो किस तरीके से मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस पिछले 2 से 3 सालों में 2-3 सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ और वेल्थ क्रिएट करके दिया इन्वेस्टर्स को राइट। और ये आप अभी यहाँ पर देख सकते हो कि MFI जो आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, वहां पर भी आप देखो किस तरीके से डिटोरिएशन देखने मिला, एसेट क्वालिटी भी खराब हुई, और इसके चलते आप देखोगे ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आया लोन बुक के ग्रोथ में। Now similar trend can be witnessed in disbursement also. So disbursement across आपका जो NBFCs है वो थोड़ा that has remained mixed। अभी उसमें मैं पर्टिकुलरली कुछ कंपनीज की अगर हम बात करेंगे, LIC हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखोगे 9% का ग्रोथ था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में ऑलमोस्ट 14% का था राइट, रेपको फाइनेंस। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाइड में देखोगे तो चोला फाइनेंस वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, और शायद इसलिए पिछले 1-2 साल में चोला हैज आउट परफॉर्म्ड अमंग द पीयर्स। इनफैक्ट अभी आप आदित्य बिरला देखोगे तो बेसिकली काफ़ी डीमर्जर्स वगैरह भी हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, बिकॉज सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं अटैच्ड है। सी मार्केट में इट इज नॉट ऑल अबाउट नंबर्स, at times it is about sentiments, it is about perception of earnings, it is about your visibility of earnings, and at the same point in time आप खड़े कहाँ पर हो, कौन से वैल्यूएशन पे खड़े हो, उसके हिसाब से आपको प्रीमियम मिलता है राइट। क्योंकि एक परफॉर्मेंस एक चीज़ है और वैल्यूएशन एक चीज़ है। अगर मार्केट में आपका परफॉर्मेंस नहीं है और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ऊपर है तो बहुत टाइम तक आपका स्टॉक प्राइस ऊपर रह नहीं पाएगा, सो उसको खींच के नीचे लेके आ जाएंगे फिर राइट। और आपने ये काफ़ी बार देखा है, आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अभी तक जो वीडियो में हमने इंटरेस्टिंग इनसाइट्स बताए उसके लिए एक लाइक कर दीजिए, एंड अगर आपको कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, तो मैं बाद में उस पर आपको रिवर्ट कर दूंगा।
अब आगे हम चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि क्रेडिट एक्सेस में भी डिसबर्समेंट में ट्रेंड आपको कैसे डिटोरिएट होते हुए दिखा। एंड लास्टली आप देखोगे मुथूट फाइनेंस में इट इज अदर वे अराउंड 76% से आपको ग्रोथ देखने मिली। क्योंकि मैंने सेम जो चीज बताई आपको, ग्रोथ जहां पर गोल्ड का अच्छा चल रहा है वहां पर आपको मुथूट फाइनेंस मनप्पुरम अच्छा करते हुए देखेंगे वो साइकिल में। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ऑल ऑफ अ सडन अगर ऐसा होता है कि भाई लाख रुपए से गोल्ड गिर के, लाख रुपए से गिर के मान लो 70,000 आ जाता है, या एक साल तक परफॉर्म ही नहीं किया और 30-40% का करेक्शन आ गया गोल्ड में, वो टाइम में बहुत खराब टाइम रहेगा एनबीएफसीज में, मतलब मुथूट फाइनेंस और आपके मनप्पुरम के लिए। तो वो टाइम पे कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा ये स्टॉक्स, तो उससे दूर रहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको थंब रूल बता दिया, आपको कैसा लगा मुझे बताइए। नाउ लेट्स गेट टू इंपॉर्टेंट टेबल विच इज योर आरओए ट्री। आरओए ट्री में आप ये देख सकते हो कि 2.6, 0.25 अप्रॉक्सीमेटली पॉइंटर, 2.7% अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न ऑन एसेट काफ़ी जगह पर डिटोरिएट हुआ है। और इनफैक्ट अगर आप ये भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एमएफआई स्पेस में आप देखो क्रेडिट कॉस्ट कितना ज़्यादा है और कितने तेजी से बढ़ा है। इनफैक्ट इंडस्ट्री वाइड भी आप देखो क्रेडिट कॉस्ट हैज़ गॉन अप। सो बेसिकली जो हमने स्टार्टिंग में जो भी रेगुलेशंस वगैरह की बात की ना, इट बॉइल्स डाउन टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड बेटर क्या हो सकता है, अब यहाँ से जैसे कि आपके रेट कट के साइकिल जैसे हमने बात किया कि शुरू हो गए, तो अभी फेवरेबल आइडियल कंडीशन विल बी कि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी एक्सपांड होने शुरू हो जाएंगे, जो आपकी एसेट क्वालिटी है वो इंप्रोवाइज होने लग जाएंगी, आपके उससे रिटर्न रेशियोज भी बढ़ जाएंगे, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट जो है वो आपका जो पहले बढ़ रहा था अब वो थोड़ा सा स्टेबल और घटता हुआ दिखेगा आपको। सो बेसिकली ये सब चीज़ के चलते अगर साइकिल फेवरेबल हो गई तो आपका उसका इम्पैक्ट रिटर्न रेशियोज पे आएगा। सो दैट विल बी आइडियल सिनेरियो फॉर बैंक्स ऑल्सो टू मेक मनी एंड एनबीएफसीज फॉर टू मेक मनी। और इसलिए आप देख रहे हैं कि डिस्पाइट अभी फ्लैट नंबर्स भी पोस्ट कर रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कंपनीज अगर फ्लैट नंबर पोस्ट कर रही है वाई एंड वाई बेसिस पे या क्यू एन क्यू बेसिस पे भी अगर ग्रोथ हल्का सा भी पोस्ट कर रही है, सो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में वहां पर स्टॉक प्राइस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिल रहा है, मोमेंटम आ रहा है वहां पर। और जहां पर वैल्यूएशन सस्ता है, जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, वहां पर भी कंपनीज को थोड़ा सा रिवॉर्ड किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मोमेंटम। सो स्टॉक प्राइस में मोमेंटम आप खुद भी ये चीज देख सकते हो। सो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट का इंपैक्ट सबसे ज्यादा एमएफआई सेगमेंट में पड़ा था, आप यहाँ पर देख सकते हो एमएफआई के अंदर ही सबसे ज्यादा आपका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनका बढ़ोतरी हुई है, वहां पर एक बहुत बड़ा स्पाइक दिखने मिला 5.3% अप्रॉक्सीमेटली। वेराज बाकी जो कैटेगरी है गोल्ड लोन की आपकी डाइवर्सिफाइड दैट इज ऑल बिलो 3% अप्रॉक्सीमेटली। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। सो बेसिकली जो एनबीएफसीज है जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में रहेगी, कैटेगरी में भी सब कैटेगरीज होगी उसमें डाइवर्सिफाइड होगी। सो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा उतना अच्छा वेल बैलेंस्ड रहेगा उनका जो भी आपके रेशियोज है और उनके मैट्रिक्स है, वैल्यूएशन मैट्रिक्स, और इसलिए वो कंपनी ज़्यादा प्रीमियम डिमांड करेगी, स्टेबल अर्निंग्स प्रोजेक्ट करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो 1.9 का कैनफिन होम्स का प्राइस टू बुक वैल्यू है। वेरएल्स अगर आप डाइवर्सिफाइड में देखते हो तो बजाज फाइनेंस इसलिए 7 पॉइंटर में है, चोला फाइनेंस 6 पॉइंटर में है, बिकॉज ये दोनों कंपनीज बहुत सालों से एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टोरी रही है, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है यहाँ पर, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, रिस्क एलोकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है इनका। एंड नेक्स्ट सेम विद योर सुंदरम फाइनेंस ऑल्सो। तो ये सब तीनों कंपनी अपने कैटेगरी में लीडर है। उसके अलावा आप अगर हम एमएफआई में देखते हैं तो क्रेडिट एक्सेस का हमने बात किया, देन सेटिंग क्रेडिट, एंड उसके अलावा स्मरणा स्फूर्ति, योर अरमान फाइनेंशियल, लॉट ऑफ कंपनीज। इनफैक्ट अगर आप हाउसिंग में भी देखोगे तो आवास वगैरह ऐसी भी कंपनीज हैं। एक और कंपनी नॉर्दर्न आर्क वगैरह जो मैं रिसेंट में पढ़ रहा था, पहले भी मैंने आईपीओ के टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट अभी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। सो हो सकता है कि उसके ऊपर भी मैं शायद से एक डिटेल वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हो वो वीडियो आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स आएंगे आपको मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही मतलब अलग अलग कंपनीज होते हैं, और बेसिकली जो कंपनी सबसे ज़्यादा वेल डिवर्सिफाइड होगी अपनी कैटेगरी में, बेसिकली वहां पर आपको थोड़ा सा सेफ्टी और प्रीमियम मल्टीपल में मिलेगा। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई इतनी सारी कंपनी डिस्कस कर लिए कौन सी बेटर लगती है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि जो कंपनी ज़्यादा डिवर्सिफाइड होगी वहाँ पर प्रीमियम अभी फिलहाल वो होल्ड करेगी। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अभी नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है मार्केट में। करंट मार्केट को आप एनालाइज करोगे तो वो स्पेस में पैसा फ्लो हो रहा है जहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां पर वैल्यूएशन सस्ता है, रीजनेबल है, और कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। कंपनी के अंदर खराब टाइम से अब अच्छा टाइम आने वाला है, अपना टाइम आएगा वाला बात जो कंपनी में आने वाली है, बेसिकली पैसा वहां पर डाइवर्ट होगा।
तो अब जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि भाई कौन से स्पेस में ज्यादा ग्रोथ नहीं है और प्रीमियम है वैल्यूएशन में, तो दैट इज इन द लाइक्स ऑफ चोला फाइनेंस। तो अब चोला फाइनेंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.2 का एक पॉइंटर है आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसके साथ में मैं इसके कंपटीटर का एनालिसिस करूंगा, सो बजाज फाइनेंस जो आपका आता है वो आता है आपको प्राइस टू बुक अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंटर में आ रहा है बजाज फाइनेंस में, अप्रोक्सीमेट 5.7 पॉइंटर, राइट। सो बेसिकली बजाज फाइनेंस 6 पॉइंटर 5.7 पॉइंटर के आसपास है। तो ये दोनों भी कंपनीज वेल डिवर्सिफाइड है, लेकिन ये अपनी कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम पे है, बिकॉज इसके अलावा आपको 1.9 प्राइस टू बुक, 2.5 प्राइस टू बुक, 2.8 प्राइस टू बुक पे भी कंपनीज अवेलेबल है, जिनमें अब ग्रोथ देखने मिल सकती है, टर्न अराउंड देखने मिल सकता है ड्यू टू फेवरेबल साइकिल। तो हो सकता है कि ये बड़ी कंपनीज में बहुत लिमिटेड स्कोप या बहुत लिमिटेड हेड रूम बाकी है, इसलिए शायद से वहां पर पैसा का फ्लो डाइवर्ट हो पाए। अब यहाँ पर माइग्रेट होता है अगर पैसा, तो बेसिकली कौन से एरियाज में आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटीज। सो आई थिंक समथिंग लाइक SGB फाइनेंशियल सर्विसेज वो एक कंपनी है जहां पर थोड़ा सा और मोमेंटम आ सकता है अगर एक आध क्वार्टर में एग्जीक्यूशन अच्छा डिपिक्ट किया कंपनी दो। उसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप एक और चीज़ देखते हैं बायोन डिप्स में, अगर श्रीराम फाइनेंस आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंटर है, सो मुझे लगता है कि अगर 600 के आसपास में भी मिलता है तो श्रीराम फाइनेंस में हो सकता है थोड़ा सा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी मिले लोअर एंड में, बिकॉज 520-550 के आसपास में भी एक सपोर्ट है, तो 600 एंड 550 के आसपास में थोड़ा सा ज़्यादा रीजनेबल हो जाएगा कंसिडरिंग द प्रॉमिसिंग साइकिल दैट इज गोइंग टू कम फर्दर। एंड उसके अलावा अगर क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में आप देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस वन ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर भी आप आते हो तो 1.63 प्राइस टू बुक मल्टीपल के आसपास चल रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक मल्टीपल देखते हैं इस कंपनी का, सो एक चीज़ आप यहाँ पर देख पाओगे कि 1.6 बहुत टाइम के बाद में आया है। अगर 5 साल का होराइजन हम लेते हैं, लो गया था ये 2021 के एंडिंग में, 2022 के टाइम पे, दैट इज 1.3, और अभी 1.5 1.6 के आसपास चल रहा है। सो इसको मैं फिर भी रीजनेबली बोलूंगा और मीडियन के नीचे है, बिकॉज 1.8 का मीडियन है यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके नीचे चल रहा है। वेयरएज इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ क्रेडिट एक्सेस, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में आपको बताने की थी, दैट इज अगर आप फाइनेंशियल नंबर इसके अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे, सो स्टॉक प्राइस इज क्लोज टू 245-250 के आसपास में कंपनी मेजरली सपोर्ट ले रही है, 2 से 3 बार मेजर सपोर्ट ले चुकी है। सो आई थिंक 250 एक आइडियल रेंज है यहाँ पर। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, बट जो हिस्टोरिकल पैटर्न प्राइस ने फॉलो किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ वन मोर स्टॉक दैट वी हैव बीन ऑलरेडी डिस्कसिंग ऑन आवर चैनल फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, और ये बहुत क्लासिक एक प्राइस रिवर्सल भी दिया है, प्राइस पैटर्न में रिवर्सल दिया है यहाँ पर। सो हमने पहले कवर किया था 950,000 के आसपास जब ये स्टॉक चल रहा था, दैट इज क्रेडिट एक्सेस। क्रेडिट एक्सेस में भी रिकवरी आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं। काफ़ी सारे ब्रोकरेज फर्म्स ने ऑलरेडी बाय नोट इसमें ऑलरेडी पब्लिश किया है। लॉट ऑफ पीपल आर बुलिश ऑन दिस स्टॉक। 2.8% के आसपास का कंपनी का प्राइस टू बुक चल रहा है। वेल डिवर्सिफाइड है अपने कैटेगरी में और काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है कंपनी ने। रिसेंट जो इनका टॉप ऑल टाइम हाई था दैट इज क्लोज टू 1700। करंट में मुझे लग रहा है कि 1240 से रिवर्सल आता है तो 1500 तक स्टॉक आराम से आ सकता है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। जो चार्ट्स, जो हिस्टोरिकल पैटर्न, जो एनालिसिस, जो थीसिस एक्सपीरियंस के साथ में हमने ऑलरेडी इतने साल गुजारे हैं मार्केट में, जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में हम शेयर करते हैं। और अगर आपको थॉट प्रोसेस पसंद आता है, आपको थीसिस पसंद आता है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए। और अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी सजेशंस है, देन कमेंट सेक्शन इज ऑल ओपन फॉर यू गाइस। हिट द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा 360 इन्वेस्टिंग का हमारा एक वेबसाइट भी है 360investing.in, वहां पर जाके आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। अगर मार्केट रिसर्च अपडेट्स चाहते हो, आप हमारे कुछ इनसाइट्स आप जानना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग हमारे पास क्वेरी पुट आउट करते हैं रिसर्च को लेके, सो आप भी हमें रीच आउट कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू, और व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई भी क्वेरीज है वहाँ पर, कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आने वाले टाइम में ऐसे रिसर्च कंटेंट देखने के लिए 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज जैसे हम हमेशा बोलते हैं,